नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC लेखपाल के महत्वपूर्ण विषय ग्राम समाज और विकास की सीरीज कवर कर रहे हैं। और आज की यह वीडियो इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो चैनल पर जारी कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पिछली दोनों वीडियो की भांति इस वीडियो में भी केवल सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न रखे गए हैं और यकीन मानिए इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपकी ग्राम समाज और विकास की तैयारी पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे सभी प्रश्न आपके इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है? पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रश्नों को कवर किया था, जिस प्रश्न में आपको हमने बताया था कि 2005 में इसका प्रारंभ हुआ था और इसी के अंतर्गत इसके एक घटक जननी सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ 2005 में हुआ था। जननी सुरक्षा योजना याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ही एक घटक है। इस योजना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ अप्रैल 2005 में किया गया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जब प्रारंभ हुआ था 2005 में, तो उसके एक घटक के रूप में जननी सुरक्षा योजना का भी प्रारंभ किया गया। और जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके विषय में भी देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना का, इसके विषय में आपने जान लिया। और आपको बता दें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है इसका, यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र के द्वारा ही इसको आयोजित किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और सिलेबस में केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित टॉपिक भी दिया गया है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन दोनों के विषय में याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विषय में हमने पिछली वीडियो में आपको कवर किया था और जननी सुरक्षा योजना के विषय में भी याद रखिएगा। तो आपको फिर से बता देते हैं एक बार सारे पॉइंट इसके विषय में। जननी सुरक्षा योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है। इसका प्रारंभ अप्रैल 2005 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना है और यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान ड्रोन योजना का प्रारंभ कहां से किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र मोदी द्वारा किसान ड्रोन योजना का प्रारंभ हरियाणा के मानेसर से किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 2022-23 के बजट में इसका प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। चलिए इसके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए किसान ड्रोन सुविधा की घोषणा की है। तो हाल ही में जो बजट जारी हुआ है 2022-23 का, उसमें जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस कृषि में प्रोत्साहन के लिए किसान ड्रोन सुविधा की घोषणा की है। क्या है यह योजना, इसके विषय में देख लेते हैं। इस योजना के तहत 100 ड्रोन उत्तर प्रदेश सहित भारत के 16 राज्यों में स्थापित होंगे और इस ड्रोन को चेन्नई गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई और इसका प्रारंभ फरवरी 2022 में हरियाणा के मानेसर से किया गया। और इस ड्रोन को उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। फ़िलहाल 100 ड्रोन स्थापित किए जाएंगे और इस ड्रोन को जो है चेन्नई गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें यह ड्रोन क्या है और कृषि क्षेत्र में इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो किसानों के द्वारा जो खेतों में जो फसलों पर कीटनाशक पदार्थों का जो छिड़काव किया जाता है, वह ड्रोन के माध्यम से बड़े आसानी से किया जा सकेगा। इस ड्रोन के अंदर एक छोटा सा टैंक बना होगा जिसमें 5 से 10 किलो यूरिया और कीटनाशक पदार्थ वगैरह आ सकेंगे आराम से, और उनका छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा सकेगा। और ड्रोन के माध्यम से आप फसलों की निगरानी भी रख सकते हैं। भूमि पैमाइश से लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस ड्रोन के माध्यम से पूरे हो सकते हैं कम समय में। और सरकार के द्वारा किसानों को यह ड्रोन उड़ाने और चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा।
और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो तैयार की जाती है। कम सुविधाओं के बावजूद आपको इतना बढ़िया मटेरियल देखने को मिल रहा है, तो बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनकी तैयारी भी आपकी तरह हो सके। और इसके अलावा हमारे चैनल पर ग्राम समाज और विकास की MCQ सीरीज भी जारी है, जिसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा के रूप में जानते हैं, उसी के विषय में पूछा गया है। तो इसका जो प्रारंभ है फरवरी 2006 में हुआ। जब इसका प्रारंभ हुआ उस समय से नरेगा के नाम से जाना जाता था। तो इसके विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा के नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ करके अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। और जब इसका प्रारंभ 2006 फरवरी 2006 में जब हुआ था, तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते थे। और आपको बता दें, यह कोई योजना नहीं है, यह एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके विषय में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो मनरेगा के टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो जारी की हैं, 2 वीडियो पहले भी दे चुके हैं। उसमें मनरेगा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने कवर किया है। और आपको बता दें कि फरवरी 2006 में इसका प्रारंभ हुआ, अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला गया, यानी मनरेगा कर दिया गया नरेगा को। और इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें, जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। और अगर ग्राम पंचायत से कुछ दूरी पर काम मिलता है, यानी 10-20 किलोमीटर की दूरी के बाद अगर कार्य मिलता है, तो उसमें उसको यानी श्रमिकों को परिवहन भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। और आपको बता दें कि कई बार इस मनरेगा के तहत केंद्र व राज्यों का व्यय अंश प्रतिशत भी पूछा जाता है। तो उसके विषय में याद रखिएगा कि 75% जो अंश है वह केंद्र सरकार के द्वारा और 25% अंश राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। मनरेगा में जब ग्राम पंचायतों द्वारा श्रमिकों का चयन किया जाता है, तो उनको एक कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और इसी कार्ड के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मनरेगा के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि संयुक्त परिवार जो है ग्रामीण समाज की विशेषता है, या ग्रामीण समाज में ज़्यादातर संयुक्त परिवार तरह के परिवार पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। यानी जिन परिवारों में माता की सत्ता चलती है, यानी माता का ही अधिकार है, वहाँ माता के अनुसार ही परिवार चलाए जाते हैं, तो ऐसे परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार। और जिन परिवारों में मुखिया पिता होता है, यानी कि पिता की सत्ता होती है, पिता के अनुसार ही पूरा परिवार चलाया जाता है, ऐसे परिवारों को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और आपको बता दें कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से साथ रह रहे परिवार संयुक्त परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जब लोग एक साथ रह रहे होते हैं, तो उस परिवार को ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। और संयुक्त परिवार ही ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी ग्रामीण समाज में ज़्यादातर ऐसे परिवार आज भी रह रहे हैं जहां 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही परिवारों को संयुक्त परिवार कहा जाता है। और संयुक्त परिवार के आपको हमने 2 भाग बता ही दिए, जिसमें मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार शामिल हैं। जिन परिवारों की मुखिया माता होती है उन्हें मातृसत्तात्मक, और जिन परिवारों में पिता मुखिया के रूप में कार्य करते हैं वह पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसी कार्यक्रम से हरित क्रांति का भी प्रारंभ हुआ था। तो चलिए इसके विषय में देख लेते हैं। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1963 में हुआ। 1963 का समय याद रखिएगा। यहीं से भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी थी और किस प्रकार पड़ी थी देख लेते हैं। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको के निदेशक नॉर्मन ई बोरलॉग ने अधिक उपज वाले गेहूं के बीजों को भारत भेजा था। भारत में इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ था कि फसलों में पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनके अंतर्गत अमेरिका के जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र के मैक्सिको के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे, उनको भारत आने का न्योता दिया गया और भारत में उन्होंने अधिक उपज वाले बौने गेहूं के बीजों की कुछ किस्में भेजी थी। और इन बीजों से जब खेती की गई, गेहूं की फसल की जब खेती उगाई गई किसानों के द्वारा, तो इतनी अधिक पैदावार हुई, यानी कि अनुमान के मुताबिक अधिक फसल की पैदावार हुई और यही पैदावार जो अधिक हुई, इसी को भारत में हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो आपको बता दें, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष याद रखिएगा 1963, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा अच्छे बौने गेहूं की किस्मों के बीज भारत भेजे गए और इसी के आधार पर भारत में फसल की पैदावार इतनी अधिक हुई कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। और हरित क्रांति के विषय में भी हम आगे के प्रश्नों में और विस्तार से कवर करेंगे। जो लगातार चैनल पर बने हुए हैं उन्हें हरित क्रांति के विषय में पहले से पता होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने हरित क्रांति के बारे में कवर किया है। तो चलिए अभी यहाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं। जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि सुधार का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो याद रखिएगा। जमींदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। इजारेदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम वीडियो में कवर करेंगे आगे। तो चलिए पहले यहाँ जमींदारी व्यवस्था के विषय में देख लेते हैं। जमींदारी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्ती के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न में स्थायी बंदोबस्ती पूछा जाए तब भी लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाना है आपको, जमींदारी व्यवस्था पूछी जाए तब भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लगाना है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था को ही स्थायी बंदोबस्ती के रूप में जाना जाता है। इसका प्रारंभ कॉर्नवालिस ने 1793 में किया, तो इसका वर्ष भी याद रखिएगा। जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभिक वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो इसका प्रारंभिक वर्ष 1793 है। वर्ष 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था अर्थात स्थायी बंदोबस्ती का प्रारंभ किया गया। स्थायी बंदोबस्ती में सूर्यास्त कानून भी बनाया गया, जिसमें सूर्य अस्त से पूर्व कर वसूला जाता था। तो किसानों के ऊपर एक ऐसी प्रथा लगाई गई, आपको बता दें, जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों से जमींदार सूर्य ढलने से पहले, यानी सूर्य के अस्त होने से पहले कर को वसूल करते थे। अगर ऐसा ना करने पर उन पर अधिक जुर्माना भी लगाया जाता था। जमींदारी प्रथा उन्मूलन पर कानून 1950 में बना, तो यह भी बात याद रखिएगा कि इसका उन्मूलन 1950 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली के विषय में पहले भी कई प्रश्नों में हमने कवर किया और यहाँ जिला पंचायत के सचिव के विषय में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जिला पंचायत का सचिव जो है मुख्य विकास अधिकारी को कहते हैं, या मुख्य विकास अधिकारी ही जिला पंचायत का सचिव कहलाता है। तो चलिए इसके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है। तो कहीं कहीं पंचायती राज अधिकारी भी कहा जाता है इसको। जैसे ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसे कहीं कहीं सेक्रेटरी के रूप में भी जाना जाता है, वह ग्राम पंचायत का सचिव होता है। और ब्लॉक स्तर पर जो सचिव होता है उसे खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। और जिला पंचायत के सचिव को मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जिला पंचायत के अंतर्गत भी 6 समितियां बनाई जाती हैं। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी 6 समितियां होती हैं, उसी प्रकार जिला पंचायत के अंतर्गत भी 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें प्रशासनिक समिति, नियोजन समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति,
स्वास्थ्य समिति एवं जल प्रबंधन समिति शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जिला पंचायत की जो कार्यकारिणी होती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत के कुछ सदस्य भी होते हैं, और इनके द्वारा ज़िले के विकास के लिए यह 6 समितियां चलाई जाती हैं, जिनमें प्रशासनिक समिति का जो अध्यक्ष है जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और इनके अंतर्गत ये सभी समितियां होती हैं। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत के द्वारा इन सभी समितियों पर महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें जल प्रबंधन समिति के द्वारा जो जल से संबंधी जो समस्याएं हैं, पेयजल से संबंधी, उनको दूर किया जाता है और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी समितियों में जिला पंचायत अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ऐसे ही शिक्षा समिति है, अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस समिति के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनके विषय में हम किसी वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सौभाग्य योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो सौभाग्य योजना का प्रारंभ 2017 में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की। तो चलिए देख लेते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2017 में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, यानी कि सभी घरों में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए, लाइट की व्यवस्था करा दी जाए। यही इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी दिए जाते हैं। तो जो 2011 की जनगणना है उसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए, जो BPL कार्ड धारक हैं, उनके लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न के विषय में बस इतना ही पूछा जाता है। याद रखिएगा कि सौभाग्य योजना का प्रारंभ 2017 में हुआ और इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। डेट याद रखिएगा 25 सितंबर 2017। और सभी गाँवों में या सभी घरों में विद्युतीकरण उपलब्ध कराना, सुनिश्चित कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। और आपको बता दें कि यह पूछा जा सकता है कि बिजली कनेक्शन निःशुल्क किन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं। ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस में यह टॉपिक दोनों दिए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, इनसे प्रश्न ज़रूर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और इन योजनाओं के माध्यम से ही ग्रामीणों को लाभ मिलता है और इनके प्रचार प्रसार में भी सरकारें विभिन्न रूप से कार्य करती हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भी इन योजनाओं के विषय में जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार की सारी योजनाओं को हम प्रश्नों में कवर करेंगे। चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्व परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, जिसे वर्तमान में आज हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। योगी सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया। 1836 में राजस्व परिषद की स्थापना वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। यह राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जितने भी न्यायालय हैं राजस्व से संबंधित, उन सभी राजस्व न्यायालय में शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद को कहा जाता है। आगे दिया है, राजस्व परिषद द्वारा दिए गए निर्णय उच्च न्यायालय की तरह सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो जैसे उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो नीचे के सभी न्यायालयों पर उसे आदेश को या उस निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो उसी प्रकार राजस्व परिषद के द्वारा भी अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो सभी राजस्व न्यायालयों द्वारा उसको माना जाता है। उस निर्णय को मानने के लिए वे सभी बाध्यकारी होते हैं। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो यह भी याद रखिएगा कि राजस्व परिषद के जो भी सदस्य हैं उन सभी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आसान किस्त योजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था यह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित योजना है और इस आसान किस्त योजना का जो प्रारंभ है नवंबर 2019 में किया गया। राज्य सरकार से संबंधित योजनाओं का जो टॉपिक
सिलेबस में दिया गया है वहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस आसान किस्त योजना का प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, नवंबर 2019 में इस आसान किस्त योजना का प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं या इस योजना का क्या उद्देश्य है, देख लेते हैं। विद्युत बिल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आए दिन बिजली के जो बिल हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। कभी बिल बकाया हो जाते हैं और ज़्यादा बिल बकाया हो जाने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं। लोग इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ही इस योजना का प्रारंभ किया गया। और किस प्रकार इसको दूर किया जाता है तो यह भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बकाया बिलों में शहरी क्षेत्रों में 12 किस्त एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 किस्तों का प्रावधान रखा गया है। तो मान के चलिए आप किसी कारण से बिल जमा नहीं कर पाए हैं और आपका जो बिजली का बिल है वह 12,000 रुपये तक आ गया है, तो शहरी क्षेत्रों में उसे 12 किस्तों में चुकाया जा सकता है। जैसे कि प्रत्येक माह आप 1,000 की आसान किस्तों में 12 माह तक यह 12,000 रुपये बिल का जमा कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में यही 12,000 रुपये की जो किस्त है 24 किस्तों में विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक माह आपको 500 रुपये के हिसाब से आसान किस्त के रूप में आपको जमा करना होगा। तो यही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ग्रामीणों को इस प्रकार लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ से यह प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 किस्तों का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।